तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं वापस सेलुलर जेल में और अभी यहाँ पे लाइट साउंड शो होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी हम लोग वो देखेंगे। कृपया ध्यान दीजिए। 5 से 6 बजे के करीब ये शो शुरू होता है। हमारा जैसे 5:30 पे हुआ था एंड इट टुक 30 टू 40 मिनट्स। अंडमान आए हो तो ये देखना तो बनता ही है। जिस वे से हिस्ट्री को प्रेज़ेंट किया गया है इट इज़ रियली कमेंडेबल। और जो हमारे ड्राइवर वाले भैया थे तो उन्होंने हमें बताया कि इसे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और आज की जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में पता भी होना चाहिए। बट इसको देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार किया, किस तरह से उन्होंने सलूक किया गया और हिस्ट्री में जिस तरह से बताते हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशन, बहुत बैड फ़ील हो रहा था मुझे। और इस मतलब हम इसको देखने के बाद वो चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट उन लोगों ने ये सब कुछ सहा है। पॉज़ हियर, आप लोग इसे आराम से अब देख सकते हैं। कोई माता की उंगलियों पे न डाले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के खाने पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। आसमां क्या यही बाकी था गजब ढाने को। लाके गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। नायु, वो देखो नायु, बुबू, वो देखो सामने। आसमां क्या यही बाकी था गजब ढाने को। लाके गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। आज जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को। जीते जी हमसे छुड़ाया है लाश आने को। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उंगलियों पे न डाले पानी। कोई माता की उंगलियों पे न डाले पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी। लोग कहां से शुरू करूं ये कहानी। जुल्मों सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के प्रेजेंटेशन जुल्म पिक्चर और है। कैदियों के खून देखो, पसीने से बेदाग थी।
कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एगडेमोन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते हैं और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई आपको बाद में बताएंगे। चली मशाले आजादी की तो बेगरजे जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शांत पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने
काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों है शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। अरे देखो देखो, आ गए लाट साहब, अंग्रेज बहादुर आ गए। मिस्टर बेल, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ तुम लोग जो हैवानी सलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई।
इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हो गई। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो। आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपी, मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाएं, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे। मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोहन सिंह भकना हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर, उल्लासकर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा, वो था सेल्युलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार। जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है। और तुम हमको देखता? हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी।
Get it? इस तरह कैदियों से ठसाठस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुट माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भगवती 50 बरस 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने सब्जी में रेत है और दाल में खीरे। खाना क्या है? घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात थी। इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे। इंदु भूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो। नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ, समझा? सजा दो, कोई छूट नहीं दो, कोटा पूरा कराओ। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते, तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। चपाटार, जी हुजूर। इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहना। कल से इसका खाना बंद। जी। सिर्फ 2 का खंडी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। जी। इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो।
इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया। हम कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं और झुककर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। हम जबरदस्ती नहीं सहेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये तो, अरे अब क्या करें? अरे इसकी तो आँख क्यों लट गई? अरे इसकी तो आँख क्यों लट गई है? अब क्या करें? लगता है दूध इसके फेफड़ों में चला गया है साहब। क्या हो? नली निकालो, जल्दी करो, जल्दी। जी। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? लाश को गुपचुप ठिकाने लगा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में बहा दीजिए। किस्सा खत्म। चलो, बिपिन ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ उसे, झटपट ले जाओ। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और फिर 45 दिन इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता। लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई हैं। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। हाय गाइस, द शो इज़ फाइनली ओवर। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का ये था शो, और मतलब अच्छा है। पूरी हिस्ट्री आपको दिखाई गई है, कैसे ये जेल बनी, कैसे कैसे प्रिजनर्स के साथ यहाँ पे हुआ। ठीक है, वर्थ इट है यहाँ पे ये वाला शो तो।